नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने सी टेट पेपर फर्स्ट का ईवीएस यानी कि पर्यावरण को पूरी सिलेबस को हमने कवर कर लिया है। एनसीईआरटी का जो क्लास 3, 4, 5 की बुक है उसको हमने कवर किया। साथ ही साथ हमने पेडोलॉजी सेक्शन को देखा। पेडोलॉजी सेक्शन में एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2000 के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि उसका जो मेन तथ्य है वो हमने आपको पॉइंट में बता दिया है। ठीक है, आज से हम लोग अब तक जितने पेपर हुए हैं और खासकर कि 2022 और 2023 के जो पेपर हुए हैं, 22 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था लगभग 10-15 सेट वो पेपर के, और 2023 का, यहाँ से जो पैटर्न है थोड़ा सा टफ बनाया गया है, ऐसा लोगों का कहना है, बच्चों का कहना है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 2023 से, फिर 2022, फिर 2021, यानी कि ऐसे करके हम लोग पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको प्रयास करूंगा व्याख्यात्मक हल देने का। व्याख्यात्मक हल मतलब कैसे आप पकड़ेंगे कि आंसर क्या हो सकता है या क्या ये कहना चाहता है। ठीक है, इन शॉर्ट बताऊं तो मैं सिर्फ आपको देखिए एनसीईआरटी जो क्लास 3, 4, 5 की है उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आपको फैक्चुअल चीजें हैं, वो आपको बदल कोई नहीं सकता। लेकिन जो 15 क्वेश्चन साइकोलॉजिकल है, जो दिमाग लगेगी, जहां स्किल लगेगी, उस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करूंगा कि आपको इजी बनाऊं और कहां से आप प्रश्न को पकड़ सकें। ठीक है, पहली चीज, 2-3 चीज आप याद रखे रहिएगा, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई सब्जेक्ट हो। जब भी आपसे 4-5 शब्द हैं जो कीवर्ड हैं, जैसे कभी आपको अवसर शब्द दिख जाए, क्या शब्द? अवसर। कहीं भी जुड़ाव शब्द दिख जाए, जैसे लिखा रहे कि पर्यावरण से जोड़ने का, वास्तविक जीवन से जोड़ने का, बाहरी जीवन से जोड़ने का, विद्यालय से बाहर जोड़ने का, ये शब्द कहीं मिल जाए, और कहीं आपको मिल जाए शब्द खोजपूर्ण, खोजपूर्ण, तो ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जो कीवर्ड हैं। ये शब्द जहां मिलेंगे आपका ज्यादातर चांसेस ये है, 95% आंसर यही होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में जहां आपको ये मिल जाए और आपको समझ में कुछ ना आ रहा हो तो आप चुपचाप इस पर टिक करके निकल जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जहां मिलेंगे हम उसमें कुछ सोचेंगे ही नहीं, सीधा आंसर वो। ठीक है, चलिए, तो इन कुछ बातों को ध्यान रख करके हम आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीडियो ये देखने से पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड वाली क्लास नंबर 20, तो उसको आप जरूर देखिएगा, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे जो 20 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ था, यानी कि सबसे लेटेस्ट पेपर है, उसको सॉल्व करेंगे और एकदम आराम से एक एक टर्म्स को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको इधर क्वेश्चन दिखता रहेगा और मेरे पास है। पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? सीधा सीधा बोल रहा है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती हैं, वह इनमें से किसे चुनेंगी? पहले समझिए तुल्यकालिक सिंक्रोनस होता क्या है। मतलब थोड़े समय के लिए संप्रेषण, मतलब वो बातचीत करना चाहती हैं, तो इनमें से सबसे बढ़िया कौन होगा? देखिए, फोन कॉल ठीक है, वेरी गुड। प्री रिकॉर्डेड वीडियो, अच्छा ये बताइए, वो बात करना चाहती हैं और रिकॉर्डिंग वीडियो भेज देंगे तो किस काम का हुआ? तो पहला गलत हो गया। ईमेल, ईमेल कैसे भेजेंगी? बात करना है, गलत। त्वरित संदेश, ब्लॉग होता है मतलब अपनी अपनी ब्लॉगिंग करना, कुछ कहीं जा रहे हैं घूमना फिरना, उसकी वीडियो भेज देना, ये भी गड़बड़ है। लास्ट ऑप्शन देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल्कुल सही है, वीडियो कॉल कर लें। ऑनलाइन चैट, ये भी बिल्कुल सही है, चैटिंग कर लें। फोन कॉल, ये भी बिल्कुल सही है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन में 3 के तीनों एकदम सही है। अगर बच्चे से डायरेक्ट बात करनी है, उनको कुछ बताना है या उनसे कुछ उगलवाना है, मतलब उनसे कुछ ज्ञान लेना है, ठीक है, तो आपका जो 4 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पहले का 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिख रहा है, यदि थीम यात्रा, अच्छा यात्रा पॉइंट है, रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन का को दर्शाता है, ओके, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? पहले प्रश्न समझिए, कह रहा है कि यात्रा क्या है? यात्रा एक सामुदायिक संसाधन है। सामुदायिक संसाधन मतलब अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो ज्यादातर मान लिया जाता है कि आप कहीं पे आने या जाने के लिए ही आए हो, ठीक है, यात्रा करने आप आए हो। वैसे ही भोजन, भोजन का संबंध किससे है? पढ़िए, कृषि फॉर्म, कृषि फॉर्म मतलब वो चीज जहां पे भोज्य सामग्री या अनाज वगैरह रखे रहते हैं, तो सीधा सीधा है भोजन संबंध यही है। बाकी जंगल से नहीं है, दुकानदार से नहीं है, किसान से नहीं है, ठीक है, तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा? कृषि
प्लेटफॉर्म। थोड़े बहुत कंफ्यूज बच्चे हो सकते हैं किसान में, बात को समझिए। वहां रेलगाड़ी नहीं बोला था, वहां रेलवे स्टेशन बोला था, इसीलिए यहां कृषि फॉर्म होगा, किसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्थात शिक्षक कुछ कहा उसने, अब शिक्षक ने जैसे ही कहा तो बच्चा अपने से या अपने साथियों की हेल्प से खुद चीजों को ढूंढने लगा, उत्तर को ढूंढने लगा। तो जब बच्चा खुद ही ढूंढ रहा है तो इसमें सीधा सीधा शब्द है, कौन सा शब्द? खोजपूर्ण। भाई जैसे हमने कह दिया बच्चों से कि ऐसा करो, इस क्लासरूम में 5 पेन गिरी है, देखो कहाँ है, देखो देखो, सारे सारे बच्चे ढूंढने में लग जाएंगे, है ना। तो यानी कि खोजपूर्ण, और जहां आपको खोज वोज वगैरह दिखा धार से टिक कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला। बाकी हमको देखना ही नहीं है। क्लियर? चलिए एकदम आसानी से कीजिए, दिमाग लोड डालिए, आराम से हो जाएगा आपका, कोई बहुत टफ पेपर नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न नंबर 64। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करती है। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? यानी कि वो परिवार बताना चाहती है तो उसका टाइटल वो क्या डालेगी, समझते हैं। परिवार घुमंतु परिवार हो सकता है, परिवार के प्रकार एकल एवं संयुक्त, ये भी ठीक है। परिवार एकल परिवार के भीतर संबंध, ये भी ठीक है। परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में परिवार, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर के जितने ऑप्शन हैं सब के सब इसमें समाहित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही उत्तर हो जाता है। क्लियर? बस दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ा सा। आपका कोई क्वेश्चन घबराइए नहीं, आराम से हो जाएगा। 15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हलवे की तरह होंगे। ठीक है, अच्छा अगला समझते हैं। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। पहले प्रश्न समझा कीजिए। उनके द्वारा कविताओं और कहानियों के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। अर्थात वो हर चीज को समझाने के लिए पहले कहानी और कविता का उपयोग कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा? ऐसा क्यों कर रही है? नीचे 4-5 ऑप्शन दिया है, उसमें आपको चूज करना है। पहला, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना बिल्कुल गलत है। कभी भी टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाए बाकी बच्चे भाड़ में जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला गलत। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं। पढ़ाई में कभी लिखने पे जोर नहीं देना है, रटने पे जोर नहीं देना है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। सी, विद्यार्थियों को भाषा और सांस्कृतिक में विविधता के लिए जागरूक करना, हाँ ये सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, यह भी सही है, ताकि बच्चा रुचि लेके पढ़े। अर्थात इसमें सी और डी सही है, बाकी सब गलत है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहां से आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर सकते हैं। क्लियर? आप खुद पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। पहले प्रश्न समझिए, उत्तर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर? और प्रश्न से पूछिए कि तुम क्या कह रहे हो भाई, तो उत्तर बताएगा कि हम यही कह रहे हैं। ठीक है, 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैंने जो शब्द आपको कहे थे वही सब ढूंढिए धड़ाधड़। अब देखिए, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने हेतु तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करना। जहां ये शब्द आया ब्रह्मास्त्र है। बस ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करिए, निकल जाइए। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है। अच्छा, मतलब वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है। पानी में उन्होंने अंडा रखा, डूब गया, लेकिन पानी में नमक मिलाने पे तैरता है। अब जब पानी में नमक मिला दिए तो अंडा तैरने लगा। अच्छा, विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह सबसे कौन सी उपयुक्त व्याख्या दे सकती हैं? अब अगर बच्चे पूछते हैं कि मैडम या सर ऐसा क्यों हुआ, तो वो क्या बताएंगे? समझिए। प्रत्येक विद्यार्थी पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। अच्छा बताइए, बच्चा तो देख ही चुका है कि अंडा डूब रहा है, यहाँ स्वयं शब्द आया है, लेकिन कंफ्यूज होइए मत। प्रश्न क्या कहा है?
प्रश्न कहा है कि प्रयोग उन्होंने कर दिया, बच्चे देख लिए। अब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या उत्तर देंगी। तो पहली बात कह दें बच्चे स्वयं करके निकालो, कहां से निकाल पाएगा, वो भी देख लिया, अंडा डूबा कूदा कहां बता पाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, ये आपका बिल्कुल सही है। बताएंगे कि देखो पानी का घनत्व जो था जनरली पहले वो कम था तो अंडा डूब गया, नमक मिलाने पे ज्यादा हो गया तो अंडा तैरने लगा। अर्थात दो वस्तुओं में जिसका घनत्व कम रहेगा वही डूबेगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वही डूबेगा। ठीक है, तो इसमें घनत्व वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, 68 नंबर देखिए। हाँ, इस क्वेश्चन में फंसते हैं लोग, इसको जरा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले कथन, कथन मतलब जैसे स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है ये। हाँ भाई, बोल रहा है कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। अच्छा, विभिन्न प्रक्रिया कौशल यानी कि अगर आप अलग अलग टेक्निक जानते रहेंगे सीखने सिखाने की तो ईवीएस सीखना इजी नहीं हो जाएगा। वही तो वो कह रहा है। पहले वाले ऑप्शन में कहा है कि सीखने के लिए अवलोकन, पहचान, ये वो, इसके लिए कौशल हमको आना चाहिए, उन्मुख मतलब आना चाहिए। दूसरे में ये कह रहा है कि अगर हमें कौशल आते हैं तो हम ईवीएस को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि दोनों सही है। ए जो कथन है सही है और जो उसका कारण दिया है बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब जो ऊपरा जो लिखा है उसके बारे में जो निचवा लिखा है कारण एकदम सही है। ठीक है, चलिए। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। अगर आप टेस्ट बच्चों का लेना चाहते हैं तो किस बात पे पेपर बनाते समय आप किस बातों का ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा। पहला, प्रश्न पत्र की लंबाई, हाँ इतना लंबा कर दीजिए, है लंबाई तो इंपॉर्टेंट है नहीं तो हटाइए इसको। दूसरा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, ये बिल्कुल सही है। आप प्रश्न पत्र बनाएंगे सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों को क्या क्या चीज पढ़ाई गई है, कितना पढ़ाया गया है, किस बच्चों का क्या क्या लेवल है, तो उस हिसाब से आप प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि कक्षा में कोई बहुत तेज है तो उसके हिसाब से पेपर बना दीजिए, बाकी बेचारे मुंह बना के बैठे रहे, या इतना इतना हल्का पेपर बना दीजिए कि जो बहुत तेज है वो 2 मिनट में कर ले, बाकी अपना धीरे धीरे करते रहे तो उब जाएगा। इसलिए पेपर हमेशा मॉडरेट बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 3 देख लीजिए, प्रश्न पत्र के कुल अंक, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। प्रश्न पत्र की लंबाई बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है 70 नंबर। हाँ, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। निगेटिव बोला है तो निगेटिव शब्दों को भी ध्यान रखे रहिएगा, नहीं लिपापोती हो जाएगी। नहीं है, नहीं मतलब उनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। चलिए समझते हैं। अच्छे व बुरे स्पर्श पे अपनी राय की व्यक्त करना, बिल्कुल। अच्छे बुरे स्पर्श मतलब कि जैसे कोरोना आया था ना, तो हम लोग कह रहे थे कि जब भी छींको ऐसे दबा के छींको, ऐसे मत छींको, ऐसे मत छींको। तो अच्छे बुरे का स्पर्श यही है। ठीक है, कि कहां कहां किसी को टच करना चाहिए, कहां कहां नहीं टच करना चाहिए। क्लियर, तो ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे पूछा है गलत वाला, तो ये आंसर नहीं होगा। देखे गए अनुभव मुद्दों पे आवाज उठाना, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। अच्छा, कक्षा की दिशाओं का पहचान करके क्या मिलेगा उसको, हमने कुछ पढ़ाया वो बताया तब तो ठीक रहेगा ना। तो कक्षा की दिशाओं को इसमें पहचान करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। 71, आपको कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। अच्छा, आपको मतलब चुनना है कि पर्यावरण की पुस्तक कैसी होनी चाहिए। इसके लिए इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। चलिए समझते हैं। पुस्तक में बड़े चित्र और रंगीन होने चाहिए। अरे क्या वहां कलाबाजी करनी है, नहीं ना, हटाइए उसको।
भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है, हो सकता है भाई भाषा उसकी सिंपल हो और जैसे बच्चों का मेंटल लेवल है उतना होना चाहिए, ये सही हो सकता है। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। पाठ्यपुस्तक को सचित्र विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, प्रेम थोड़ी करना है, वहां पे लव स्टोरी नहीं चल रही है, हटाइए इसको। लास्ट ऑप्शन, पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, बिल्कुल। लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, पाठ्यपुस्तक बच्चों के अनुसार मतलब उसमें आ गया जो ये पहला ऑप्शन नहीं था कि दूसरा वाला भाषा सरल, ये वही आ गया कि बच्चों के अनुसार होना चाहिए, मतलब सरल भाषा और सिंपल भाषा, बच्चों की मातृभाषा से संबंधित सारी चीज इसमें आ गई। और तथा उस पुस्तक में किसी भी धर्म, जाति या विशेष समुदाय के लिए अपमानजनक बातें ना हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न समझिए, आराम से आप कर ले जाएंगे। चलिए एक और आ गया तर्क वाला। कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। आपको मैंने बताया था कि इसमें 6 विषय हैं, पर्यावरण में 6 विषय हैं। जैसे 6 विषय कौन कौन है? परिवार, भोजन, पानी, यात्रा, चीजें जो हम करते हैं, आवास। ठीक है, ये 6 विषय है। अब वो क्या कहना चाहता है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। ओके, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए आसान है, बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं पर्यावरण, चलो अब पर्यावरण क्या, पर्यावरण हमें क्या पता पर्यावरण क्या, लेकिन अगर उसको हम एक अलग अलग टर्म्स में कर, जैसे पर्यावरण के हम कह दें कि ध्वनि प्रदूषण, तो अब उसमें ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं सब बता दीजिए, बच्चा समझ जाएगा। तो ये दोनों सही है, ये भी दोनों सही है। तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। आप ऊपर लाइन पढ़िए, नीचे वाले लाइन का संबंध कहीं उससे है कि नहीं है। अगर है तो दोनों सही है, अगर नहीं है तो दोनों नहीं सही है। अगर ऊपर वाला सही लग रहा है तो ऊपर सही है, नीचे वाला नहीं सही है, नीचे वाला सही है तो ऊपर वाला सही है, ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो प्रश्न आप पढ़ के आराम से निकल सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 73 देखिए, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? अच्छा, आप मतलब चाहते हैं एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाएं, तो क्या आप करा सकते हैं? पहला, ग्लोब के नक्शा पढ़ना, आप पढ़ेंगे तो ये तो गतिविधि हुई नहीं, हटाइए। विभिन्न देश के सिक्के एकत्रित करना, ये भी कोई गतिविधि नहीं हुई, हटाइए। गतिविधि मतलब जो जिसमें दोनों करें, बच्चे भी आप भी। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, हाँ ये सही है। कार्डबोर्ड वगैरह हो, टूटे फूटे बर्तन हो और टूटी फूटी कुर्सियां वगैरह हो, उससे अगर आप टीएलएम वगैरह बनाते हो ईवीएस से संबंधित, तो ये सबसे बेस्ट गतिविधि है। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि लास्ट में कहा है चित्र बनाना, जो कि सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 3। गतिविधि मतलब होता है जिसमें बच्चे और टीचर खुद मिलकर काम करें। ठीक है, अगला प्रश्न, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। अब देखिए रचनात्मक आकलन क्या होता है? पहला, सीखने के लिए आकलन, हाँ बिल्कुल सही है। सीखने का आकलन नहीं। अधिगम के रूप में आकलन, ये बिल्कुल सही है। और सीखने के बारे में आकलन बिल्कुल सही नहीं। देखिए 3 प्रकार के आकलन मैंने क्लास में आपको बता रखे हैं, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि रचनात्मक आकलन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन, यानी कि अधिगम के रूप में आकलन, ये दोनों सही हैं। अर्थात ए और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? ए और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए फिर कथन आ गया, इसमें कथन बहुत ज्यादा पूछा था, इसे लगता है लोगों को टफ लगा था, तो इसको हम समझते हैं। देखिए पहला 75 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावकारी शिक्षण रणनीति है। अब बात को समझिए, कह रहा है कि अगर पर्यावरण को सिखाना है तो बच्चों को अगर आप घुमा के सिखाएंगे तो बड़ा अच्छे से सीखते हैं, और एकदम सही बात है। ठीक है, जैसे प्रदूषण के बारे में बताना है, कोई दूषित नदी दिखा दीजिए, बच्चा कहेगा अरे बाप रे इतनी गंदगी होती है, तो बहुत तेजी से सीखेगा वो। अच्छा, इसका कारण समझिए, कारण क्या दिया है? क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं, स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। हमको लगेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देख लेते तो हमको याद रहता है, अच्छा वो पहाड़ ऐसे था, ये था, वो था। लेकिन गलत है ये। कभी भी पर्यावरण या साइकोलॉजी का उद्देश्य याद करना नहीं होता,
ये मैंने आपको पॉजिटिव और निगेटिव शब्द में बताया है। अर्थात का कारण इसका गलत है लेकिन अभिकथन सही है। तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और आर देखिए दोनों सही है। ठीक है भाई, याद तो रहता है, क्लियर है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर जो बताया है ना कि देखने से एकदम सही से याद होता है, ये गलत है। स्मृति बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब वो मेमोरी में फिट हो जाता है, याद करने की यहाँ पे कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो ए तो सही है, आर भी सही है, लेकिन आर की जो व्याख्या है वो गड़बड़ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां से हमारा ईवीएस जो है वो एनसीईआरटी बुक से चले, मतलब रुख करेगा, या यहां से एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आएंगे। तो यहां हम जो हमने पढ़ा है अब तक क्लास में फटाफट करते चले जाएंगे। पहला प्रश्न, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः की स्थितियां हैं। देखिए, मैंने आपको जब मैं बताया था, मैंने कहा था ऐसे दिशा बना लीजिएगा, ऐसे आप बना लीजिए, इसमें रख दीजिए गुजरात, क्या रख दीजिए, गुजरात। अब बात को समझिएगा, यहां होता है क्या, उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूरब, यहाँ पश्चिम। अगर आप भारत के मैप पे जाएंगे तो गुजरात यहाँ है, इसके इस साइड में होता है हमारा यूपी, और इसके इस साइड में हमारा होता है आंध्र प्रदेश। नीचे पूरे भारत के नक्शे को बना के देख लीजिए। तो जरा बताइए ये कौन सा दिशा है, ये है उत्तर, और ये नीचे कौन सा है, ये है पूर्व, और भैया जी ये कौन सा है, ये नीचे है दक्षिण, दक्षिण, और भैया जी पूर्व। तो यही आपका, ये दोनों ऑप्शन जहां पे होंगे आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर जो है ये थर्ड नंबर, देखिए उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व लिखा है, आपका यही दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मैथ की क्लास मैंने आपको पढ़ा रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। 30 on 30 का वादा है तो आपको मिलेगा, बस आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। देखिए, रामा प्रत्येक शाम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना जाता है या खेलता है। क्रिकेट खेलने से कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है। देखिए, जब क्रिकेट खेलेगा, बॉल फेंकेगा, कैच पकड़ेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, फाड़ेगा, छक्का चौका मारेगा, तो इन सब में उसकी बॉडी काम करेगी, अर्थात मांसपेशियों की ऊर्जा। ठीक है, तो मांसपेशियों की जो ऊर्जा है वही खत्म होगी, या वही खर्च होगी, या वही उपयोग में लाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, जैसे कौड़ा उड़ा तापते हैं, जब लोग जब लकड़ी जलाते हैं, जब कौड़ा तापते हैं, तो पहले तो जितने काले कलूटे लोग होते हैं उनके चेहरों पर लाइट आ जाती है, शाइनिंग करने लगते हैं, यानी कि प्रकाश मिलता है। और दूसरा हम कौड़ुआ बारे काहे के लिए हैं, हम बारे हैं तापने के लिए, अर्थात प्रकाश के साथ साथ हमें ऊष्मा भी मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है। तो किसी भी ईंधन को जलाने से हमें प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए 79, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे या स्टिकी हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि असम में जो बिहू त्योहार होता है, बिहू त्योहार को 2 दिन मनाते हैं। वो चावलों धान की कटाई करते हैं, जिस धान का नाम होता है बोरा। क्या नाम होता है, बोरा। और इसको पहले वो लोग एक नकली घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद में बोरा किस्म की चावल को पकाते हैं, खाते हैं, फिर घर को जला देते हैं और डांसिंग करते हैं। ये 2 दिन का त्योहार होता है। तो चावल की क्या किस्म है, बोरा, बोरे में चावल को वो पकाते हैं, खाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरा चावल। क्लियर, सब आपको क्लास में मिल जाएगा। अगला, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो मैंने आपको बताया था मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट महीना क्या, हमने आपको बताया था अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर में आप मधुमक्खी अगर पालते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय है। एक बॉक्स से आपको 12 किलोग्राम मधुमक्खी मिलेगी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि फरवरी में लीची का फूल जो है वो खिलता है या लीची पैदा होती है, और जिसका रस इनको सबसे ज्यादा पसंद है मधुमक्खियों को। मधुमक्खियां ग्रुप में रहना पसंद करती हैं, ये 4 भाग में काम करती हैं। एक रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है, कुछ जो रक्षा करती हैं सिपाही मधुमक्खी, कुछ जो काम करती हैं मजदूर मक्खियां। ये 3-4 टाइप से अपना ये वर्ग में काम करती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 81। अच्छा, इसको मिलान करना है। देखिए हम मिलाते हैं, ध्यान समझिएगा। अब प्रश्न आपको वहां पे लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहे हैं बस, ताकि हमारा काम हो जाए। और देखिए मिलाने की भी टेक्निक है। अब मान लीजिए इसमें जो चारों ऑप्शन इधर है, आपको पूरे नहीं आते, तो आप पकड़िए कौन आपको आता है। जैसे मिर्च, सी नंबर ऑप्शन देखें आप, मिर्च। तो मैंने आपको बताया था मिर्च जो है वो भारत में कहां से आया था, पुर्तगाली लोग लेके आए थे, लेकिन कहां से लेके आए थे, दक्षिण अमेरिका से। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दक्षिण अमेरिका सेकंड में है, तो सी को आप मिला लीजिए सेकंड में। अब जो नीचे ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 करके, इसमें तुरंत पकड़िए कि सी का सेकंड कहां कहां है। तो आप देखेंगे सी नंबर सेकंड पहले में है, दूसरे में है, यानी कि तीसरा और चौथा का आंसर हो ही नहीं सकता। अब कंपटीशन रह गया है ऑप्शन नंबर 1 और 2 में। चलिए किसी और को मैच कराते हैं। जैसे अब हम मैच करा लेते हैं जीरा। देखिए जीरा क्या होता है, महकता है और छोटा छोटा होता है, यानी कि छोटे एवं खुशबूदार रंग का। चलिए आप जीरा नहीं जानते, आप लौंग देख लीजिए। देखिए लौंग जो होता है कुछ इस शेप का ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे छोटा सा कील टाइप का होता है लौंग। कैसा, कील टाइप का। यानी कि जो डी नंबर ऑप्शन है वो जा रहा है पहले में। तो अब ऑप्शन ढूंढिए जिसमें डी नंबर पहले पे है। तो आप जरा ध्यान से देखें, पहले वाले ऑप्शन में डी नंबर चौथे पे है और दूसरे में डी वाला पहले पे है, तो हमारा सही ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, बार बार थोड़ी मिलाना है कि इसमें ये कुछ नहीं। एक मैच कराइए और देखिए वो किसमें गलत है, उसको हटा दीजिए, फिर दूसरा मैच कराइए वो किसमें गलत, हटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नंबर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात जो जीरा क्या है, छोटा परंतु खुशबूदार है। केसर पीले रंग का है। मिर्च दक्षिण अफ्रीका से उत्पत्ति है। लौंग कील की तरह दिखती है, कील मतलब खीले की तरह वो दिखती है, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए 82। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा भारत देश ऐसे है, अगर हम यहां जाएं तो इस तरफ हमारा अरब सागर है, अरब सागर है, यहां हिंद महासागर है, हमारा बंगाल की खाड़ी इधर है नीचे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी यहां है। हमसे पूछ रहा है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो इसके नजदीक है इस ऑप्शन में। जैसे ओडिशा, ओडिशा आपका यही है, ठीक है, एकदम सटा हुआ, बंगाल खाड़ी जैसे स्टार्ट है यही आगे, तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ओडिशा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश, नहीं, ये ऑब्लिक लगाया है। ऑब्लिक मतलब चाहे राज्य चाहे केंद्र शासित प्रदेश, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है वही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। बाकी देखिए लिखा है कर्नाटक, कर्नाटक आपका यहां है, ठीक है। कर्नाटक के बाद में आपका केरला लिखा है, केरला आप सॉरी कर्नाटक यहां नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां तमिलनाडु है। कर्नाटक आपका यहां है, केरला यहां है, और क्या दिया है, फिर आपका तेलंगाना दिया है, तेलंगाना यहां बीच में है आंध्र प्रदेश के पास में। तो सबसे नजदीक कौन है, उड़ीसा, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगल लिखा है उस पर विचार करिए, करते हैं विचार। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, बिल्कुल सही है। झारखंड में कुडुक भाषा में तोरांग को जंगल कहते हैं, ठीक है। झारखंड में ग्राम पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है किस परिवार को कृषि के लिए भूमि मिलेगी। नहीं, लॉटरी नहीं चलता, योग्यता के हिसाब से मिलता है। चलिए गलत हो गया। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 नहीं 25, जो 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनके लिए जंगल अधिकार होता है। लेकिन यहाँ 15 लिखा है तो ये भी गलत है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो चुका है, सी भी गलत हो चुका है। डी पे चेक कर लेते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। मिजोरम में ज्यादातर लोग जंगल से जुड़े हैं, ये भी मैंने आपको क्लास में बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब बताइए, आपके लिए लेटेस्ट एग्जाम है, 1 2 3 क्वेश्चन कथन वाले मान सकते हैं आपके लिए टफ लगा हो, और बताइए कौन आपको टफ लग रहा है। केवल प्रश्न पढ़िए, आंसर आपको मिल जाएगा। 25 प्लस आपका तय है, बस कुछ मत कीजिए, आप केवल मेरी क्लास को देखिए और थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए हम इतना हाई फाई नहीं जाएंगे कि ये दुनिया भर का बताओ अब बाकी बच्चा मर जाए, बिल्कुल नहीं। डाउन एकदम नीचे से उठिए, आपको नंबर लेना है बस। मैं फालतू
बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि घनत्व, घनत्व है 24 ग्राम, देखिए 24 ग्राम ml। ओके, और क्या दिया है? आयतन, आयतन है 6 ml। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान, द्रव्यमान पूछ रहा है। देखिए घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन। अच्छा, घनत्व कितना दिया है भैया? 24, द्रव्यमान को हम m मान लेते हैं, आयतन कितना दिया हुआ? 6, बटे कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, m हमसे पूछा था 24 गुणे 6 कितना आ जाएगा? 144। तो 144 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। यहां से आप इसको आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथ्स में घुसा दिया। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 85। देखिए क्या बोल रहा है भैया। कह रहा है कि सांपों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, गलत को ढूंढिए। जो सांपों के बारे में जो गलत है उसको हमें ढूंढना है। सर्पों के बारे में मैंने आपको बताया था, हमारे भारत देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था ये जो सांप हैं इनके 2 दांत होते हैं, दोनों खोखले दांत होते हैं, अपने शिकार के पूरा ऐसे निगल जाते हैं, अर्थात चबाते नहीं, काटा काटी नहीं करते, क्योंकि काटा काटी करेंगे तो हो सकता है दांतों से जहर उनके अंदर चला जाए और वो खाएं तो खुद ही मर जाएं, इसलिए वो शिकार को निगल लेते हैं। और सांपों के से संबंधित एक यहाँ पे डांस है भारत के राजस्थान में, कालबेलिया जिसको बोला जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे भारत देश में जो 4 प्रकार हैं, एक आपका नाग है, एक आपका करैत है, एक आपका दुबोइया है, एक आपका अफाई है। तो इसमें गलत कौन है हम ढूंढते हैं। पहला, सांप को पूरा निगल सांप को कहें भोजन को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल सही है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, बिल्कुल सही है। जहरीले सांप डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल सही है। वे अपने शिकार को चबाते हैं, चबाएंगे तो ससुर खुदे मर जाएंगे, चबाते नहीं है, पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो चौथा नंबर ऑप्शन है यही आपका गलत है और हमारे हिसाब से सही है। अगला, कांसा एक मिश्र धातु है। बराबर क्वेश्चन पूछता है, 100% हर 2-3 साल पे रिपीट करता है। इसको रट जाइए, एकदम एकदम रट जाइए, खा जाइए, जो मन तो कर लीजिए, लेकिन रट जाइए। कांसा, कांसा मतलब क्या? टीन और कॉपर का मिश्र धातु, एकदम रट जाइए। कांसा जो है वो टीन और कॉपर का मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा। कौन लाएगा टीसी, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, कौन लाएगा टीसी? जब बच्चा फेल हो जाए तो टीसी कौन लाएगा? मारू खाएगा। तो टी से टीन और सी से कॉपर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 87, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में, अच्छा हाथियों के बारे में कथन पूछा है, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए मोस्टली जो हाथी होते हैं, हाथी लोग 10 से 12 के ग्रुप में रहते हैं। पहला, यहाँ की जो नेता होती है वो फीमेल होती है। दूसरा, इसमें जो बच्चे होते हैं वो 10-15 साल तक रहते हैं, साथ में फिर ग्रुप को छोड़ देते हैं। और हाथियां समूह में क्या होते हैं? केवल फीमेल। इनको 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद है। इनको कीचड़ में खेलना बड़ा मजा आता है, कीचड़ में खेलने में इनको बड़ा मजा आता है और पानी से खेलने में मजा आता है। साथ ही साथ ये एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा जाती हैं या 100 किलोग्राम भोजन खा जाती हैं। इनका जो बच्चा होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम नहीं, कितना? 200 किलोग्राम। तो पहला गलत। दूसरा, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्ते खा लेता है, नहीं 100 किलोग्राम। देखो आरामपुर कंफ्यूज किया है, वही 100-200 में पगला जाएंगे आप, लेकिन अब ध्यान से। अच्छा बताइए, ज्यादा भोजन कर लेगा कि हाथी का बच्चा वजन होगा? हाथी का बच्चा वजन होगा ना, तो इसलिए हाथी के बच्चे पे ज्यादा और खाना कम। चलिए, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, बिल्कुल सही। सी नंबर आपका सही है, आपने बताया। डी, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। तो सी और डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है भाई?
अरे यार फिर कथन वाला आ गया, मतलब क्वेश्चन हाँ वाकई टफ था, ये चार्ट पे जो ही आ गया। चलिए समझते हैं, कोई नहीं, सीख जाएंगे आप। कथन में लिख रहा है कि मनाली में ढालू छतें मजबूत बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घरों पे बनाए जाते हैं। सही है जो कि, चलो। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। चलिए हम समझते हैं, देखिए पहला लिखा है कि ए गलत है परंतु बी सही है, ए बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है परंतु बी गलत है। हम समझते हैं कैसे, देखिए मनाली में ढालू वाली छतें मजबूत बांस के खंभों पर, अब याद कीजिए जब मैंने आपको घरों के बारे में बताया था, बांस के घर कहां बनाए जाते हैं, आसाम में। तो ये जो पहला जो स्टेटमेंट दिया है यही गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, मनाली में बारिश होता है, बर्फ के घर भी होते हैं, लेकिन मनाली में बांस के ऊंचे खंभों पर घर नहीं बनाया जाता, ये गलत लिख दिया उसने। ऊंचे खंभों पर घर बनाया जाता है आसाम में। तो ए गलत है लेकिन बी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। क्वेश्चन को थोड़ा आप समझिए, थोड़ा उसको दिमाग लगाइए, कहना क्या था, ये नहीं कि हाँ कथन पढ़ के लग जाओ, कारण सही है, ये सही हो, सही है। पहले देख तो लो जो बोल रहा है सही नहीं सही है, उसको भी चेक कर लो। चलो फिर कथन आ गया, 5 क्वेश्चन, ये तो जान ले लिया होगा बच्चों का। देखिए 89, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। हाँ सही बात है, गैस को अगर आप दबाएंगे, जैसे एलपीजी वगैरह जो हमारा सिलेंडर होता है, उसको दाब करके उसमें हमने पानी के रूप में रखा है, जैसे बाहर निकलेगा गैस बन जाएगा। ये सही है, बिल्कुल सही है। अगला, जब हम किसी पर दाब लगाते हैं तो गैसीय अणु के बीच अंतरा अणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। अरे ऊपरों तो बोला था कि संपीड़ित हो जाती है, नीचों वही बोल रहा है, तो दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, ए और 2 दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। जैसे ये दोनों हैं, इन दोनों को दबा देंगे आप तो दोनों आके चिपक जाएंगे, यानी कि इनके बीच की जो गैपिंग है वो खत्म हो जाएगी। यही तो लिखा है, अंतरा आणविक कम हो जाता है। सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार, इसीलिए तो हम पैदा हुए हैं। चलिए, पहला, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। अच्छा, पौधों के मुख्य कार्यों पर, अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। 1 मिनट, अच्छा विचार करना, चलिए विचार करते हैं। ये तो पौधे करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों और जल से खनिज एवं स्थानांतरित करना तने के मुख्य कार्य हैं। अच्छा, मेन हमें पौधों के तने का कार्य देखना है। पहला हम समझते हैं, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। देखिए तना भंडारण तो करता है लेकिन उत्पादन नहीं करता। भंडारण मतलब जैसे आलू हो गया, ये तना ही है, तो भोजन का भंडारण करता है लेकिन उत्पादन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। उत्पादन कौन करता है? ऊपर, ठीक है, पत्तियां वगैरह मतलब बनाती हैं। आगे देखिए, पौधों को शक्ति एवं सहारा देना। हाँ, तना एकदम बांस की तरह खड़ा रहता है सहारा देने के लिए, भी सही है। सी नंबर, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल खनिज, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। नीचे से जड़ से पानी और खनिज लेके आएगा और ऊपर भेज देगा, जाओ मजा करो। तो बी और सी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, केवल बी एंड सी, ये आपका सही उत्तर हो जाता है, बाकी आपके सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज 20 अगस्त 2023 को हुए जो सीटेट का एग्जाम था उसके प्रश्न पत्र को देखा। हाँ, इसमें मान सकते हैं कि 4-5 कथन वाले आए थे जो आपको गड़बड़ लगे थे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग किसी और प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई, व्याख्या आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।